हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। एक एक क्वेश्चंस पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। हमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आज मिल चुके हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा जाकर, क्योंकि इन पर यहाँ पर जो करंट की अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाता है। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? ये स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है जिस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट आप करिएगा। गाइज, यहाँ पर ऑटो सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे, सो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। काफी हेल्पफुल आपके लिए ये होने वाला है। और आपको बता दें, जिन लोगों का एग्जाम है एमपी फॉरेस्ट का, जेल प्रहरी का या कांस्टेबल एसआई की तैयारी करें, तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा देखें, क्योंकि गाइज नए क्वेश्चंस है, ये नए पैटर्न के। अब आपकी जितनी भी नई एग्जाम होगी, आगे जितनी भी एग्जाम होने वाली है, इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। पुराना जो पैटर्न है वो आप बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। 2 साल हो गए हैं, अभी तक उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड किया करें, ताकि आपको ऑथेंटिक और सटीक एनालिसिस हम प्रोवाइड कर पाएं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, जीके और करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। या क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा इसका। तो ये पूछा होगा कि किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा नदी? दोनों में से एक आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो सही जवाब आपका चंबल ही रहेगा दोनों का। क्षिप्रा जो नदी है ये चंबल नदी में जाकर मिलती है, और क्षिप्रा जो नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो आंसर तो आपका एक ही रहेगा। क्वेश्चन में जो भी पैटर्न हो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइज? डिटेल यहाँ पर हम कवर करते हैं। क्षिप्रा जो नदी है, बेसिकली इसको शिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की जो उत्पत्ति हुई है जानापाऊ पहाड़ी महू से हुई है। वोचू पॉइंट से आप सभी को आई थिंक ये चीजें पता है, हम ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस में कवर करवाते रहते हैं। मालवा पठार पर स्थित है बेसिकली ये, और उज्जैन जो है ये आपका शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो काकड़ी बल्डी है इंदौर में, यहीं से निकलती है ये, और मंदसौर जिले में चंबल नदी में जाकर ये मिलती है। तो चंबल की सहायक नदी है शिप्रा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। आप सभी याद रखिएगा, अब्दुल कलाम साहेब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। साथ ही 1998 यानी 1998 में भारत के पोखरण जो हुआ था, पोखरण दूसरा पोखरण यानी पोखरण द्वितीय या दूसरे नंबर का, तो पोखरण द्वितीय जो हुआ था परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। वहां भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ ये चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में, और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ, इसरो और डीआरडीओ के साथ एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले। इसके अलावा पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल है इनका निर्माण के लिए यही जिम्मेदार है, याद रखिएगा। निर्माण के लिए इनके द्वारा ही बेसिकली इसका निर्माण किया गया, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का। इसके अलावा 1981 में पद्म भूषण इनको दिया गया। 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इसके अलावा 1997 में उन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया था। तो ये अवार्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं इस तरह के। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामधारी सिंह जो दिनकर है इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। यहाँ पर हमने सन भी नोट डाउन कर दिए, ईयर भी, ताकि आपसे अगर पूछे जाए कि कब ये आई थी तो इस तरह की चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। बाकी अभी तक जितना भी पैटर्न देखने को मिला है ओनली यहाँ से सिंपल क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कौन सी रचना किसकी, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा महाभियोग के जरिए इनको पद से हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त की अगर आपसे पूछे जाए तो उनको जो होता है, देखिए निर्वाचन जो आयुक्त होता है इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त
के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। मुख्य जो चुनाव आयुक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको संसद द्वारा महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है तक होता है। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। भारतीय चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से आती है। तो भारतीय चुनाव आयोग का जो ये देखने को मिलती है अनुच्छेद आपका आर्टिकल 324 आप याद रखिएगा। और यहां से ऑलरेडी आपके एक दिन एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। देखिए कल भी आपका पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें 2 युद्ध लड़े गए थे और अकाल पड़ा था, उसके बारे में आज भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बना है आपसे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। क्लियर है, ये कल ही हमने आपको कवर करवाया था। 1951 में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी और ये कब तक चली थी? 1951 से 56 तक ये चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में अपना पहला PYFIP शुरू किया, यानी पहली पंचवर्षीय योजना। बेसिकली इसको ये बोला जाता है 5 ईयर प्लान, इसको बोला जाता है। FYP का फुल फॉर्म है 5 ईयर प्लान। क्लियर है, तो याद रखिएगा 1951 में पहला ये था, 1951 से 56 तक पहला चला था। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये जो योजना थी कृषि मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर बेसिकली पहली पंचवर्षीय योजना केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन बना है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो उनकी जो प्रमुख रचना है यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। देखिए झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सबसे महत्वपूर्ण है इनकी कामायनी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये कामायनी आपका ऑप्शन में दे रखा था। प्रेम पथिक जो कि काव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, पुष्प, देखिए पुष्पस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख एक घूट है ना, विशाख एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन नाटक था ये इनका, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शंस मिले होंगे। कुछ और भी बता दें, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल की। परिमल ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी एक दिन बन चुका है। और निर्जा जो ये है रचना ये महादेवी वर्मा की है। और अनामिका ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये क्वेश्चन इनसे ज्यादातर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रगढ़ किला स्थित है? यानी चंद्रगढ़ का जो किला है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रगढ़ का किला महाराष्ट्र में है। और ये जो किला है कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। बेसिकली शिवाजी महाराज ने इस किले पर चंद्रराव मौर्य से 15 जनवरी 1656 को कंगोरी और रायरी के साथ मिलकर कब्जा कर लिया था। कहां पर शिवाजी महाराज ने किया था? चंद्रराव मौर्य के साथ में मिलकर 1656 में कंगोरी और रायरी के साथ मिलकर इन्होंने कब्जा कर लिया था यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये आप। और संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद देखिए इत्कादार खान उर्फ जिसको जुल्फिकार बोला जाता है, तो ये जो था औरंगजेब का सेनापति था और इसने इस किले पर फिर अधिकार कर लिया था या कब्जा कर लिया था संभाजी की मृत्यु के बाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पहला हवाई अड्डा है ये राजा भोज हवाई अड्डा है। याद रखिएगा राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। राजा भोज हवाई अड्डा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को सेवा प्रदान करने वाला एक मुख्य हवाई अड्डा एयरपोर्ट है। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। पहला कौन सा है? तो आप ये आई थिंक आपको सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, एक दिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो भोपाल वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम परमार वंश के शासक महाराजा राजा भोज के नाम पर रखा गया है। क्लियर है, तो पहला यही है। और इस क्वेश्चन को एक और फॉर्मेट में इस तरह से पूछा जाता है कि इसका थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाता है। आई थिंक हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो या फिर ये भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं, 8 के बाद में 9 यहाँ पर नहीं डाले, इसको एडिशनल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाला है। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अगर ऐसा पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आपको इंदौर का लगाना है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए ये मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे जाए तो आपका ये रहेगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो दर्जा दिया है ये इसी को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक या वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की आर्थिक जो राजधानी है ये मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, या आर्थिक जो भी बात करें। आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे वित्तीय राजधानी के रूप में पहचान मिली है मुंबई को। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। इसके अलावा भारत की जो धार्मिक राजधानी है ये वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में इसको माना जाता है। इसके अलावा गाइस अगर आपसे मध्य प्रदेश का भी पूछा जाए तो इनको आप ये स्पेशली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है ये इंदौर है, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है यह स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला समुद्री म्यूजियम जिसको संग्रहालय बोला जाता है तो ये बेसिकली लोथल है, एक गुजरात में आता है लोथल। ये हड़प्पा नामक जो हड़प्पा काल में लोथल एक वर्ड था, यूज था, तो लोथल वही लोथल ये गुजरात में आता है अपना। यहाँ पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना है या फिर बनाया जा रहा है। गुजरात, देखिए गुजरात सरकार गुजरात के लोथल में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC इसको बोला जाता है शॉर्ट में, स्थापित करने की योजना बना रही है। और यह जो संग्रहालय है लोथल गुजरात में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जिसमें एक समुद्री संग्रहालय, प्रकाश स्तंभ संग्रहालय, समुद्री थीम पार्क, मनोरंजन पार्क केंद्र आदि शामिल होंगे। भारत का पहला अगर हम बात करें युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है तो ये दिल्ली में है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इसको बोला जाता है। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और उनकी संख्या कितनी थी? तो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था सबसे पहले ये 19 जुलाई को किया गया था 1969 में। और उस टाइम पर कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 और वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो दूसरा दौर था ये 1980 में हुआ था। तो पहली बार हुआ था 1969 में, और उसके बाद में 1980 में कितनी बैंकों का हुआ था? तो 6 बैंकों का हुआ था, वाणिज्यिक बैंकों का। तो याद रखिएगा 1969 में 14 बैंकों का हुआ था और 1980 में हुआ था 6 बैंकों का। 19 जुलाई 1970 को इंदिरा गांधी जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री दोनों थी, यानी वित्त मंत्रालय का जो प्रभार था वो भी इनके पास में था। तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक साथ थी इंदिरा गांधी 1970 में। और इनके टाइम पर ही देश में के 14 सबसे जो बड़े निजी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था इनका निर्णय इन्होंने ही लिया था। तो ये आप याद रखिएगा। हो सकता है पूछे जाए कि उस टाइम पर वित्त मंत्री कौन था या उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था, कुछ भी आपसे पूछे जाए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है ये 87वां है। 87वां नंबर भारत को इसमें मिला है। 11 जनवरी 2022 को विमोचित की गई थी यह रिपोर्ट और भारत को 87वां स्थान पर इसमें रखा गया है। तब अर्मेनिया ने भारत को अपनी मुक्त वीजा प्रवेश योजना से बाहर करने का निर्णय किया। इसलिए वर्तमान में भारत के संख्या क्रम में एक स्थान की गिरावट आई और यह 87वें स्थान पर पहुंच गया। इंडेक्स में अगर अपन बात करें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन है तो जापान और सिंगापुर शीर्ष पर है, और जबकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचकांक से। गए सूचकांक से अभी हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का तो आपको बता दिया है। इसके अलावा टोटल इससे 2 क्वेश्चन बने थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था वो हमें नहीं मिल पाया है, बाकी 2 क्वेश्चन सूचकांक से बन रहे। तो इस वीडियो में हमने सूचकांक पूरे कवर करवाए। ओनली 23 मिनट की वीडियो है ये, जिसमें सभी सूचकांक आप कवर कर सकते हैं। हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर डली है, आप विजिट करिएगा और वहां पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और भी नेशनल के करंट के क्वेश्चंस ज्यादातर जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं वो सारे वहां पर ऑलरेडी हमने कवर करवा दिए, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन बना है सफल योजना किस राज्य की है? सफल योजना इस तरह से या तो सफल नाम था या कोई और नाम था, इस तरह से पूछा था कि किस राज्य से। हो सकता है थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो आपका, पर हमें ये जो मिला है वो हमने एग्जैक्ट आपको बताने की कोशिश की है। तो योजना भी आप कवर करिएगा, क्योंकि योजना से क्वेश्चंस बन रहे, तो योजना भी हमने इसी चैनल पर आपको कवर करवा रखी है। आप वहीं पर अगर ये वाला वीडियो देखेंगे, सूचकांक वाला अगर वीडियो देखने चाहेंगे, तो वहां पर उसके जस्ट नीचे आपको योजना वाला वीडियो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लुसाई हिल्स कहां पर स्थित है? देखिए लुसाई जो हिल्स है बेसिकली ये पहाड़ियां हैं, लुसाई पहाड़ियां, तो ये त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है। लुसाई पहाड़ियां पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है और लुसाई पहाड़ियां त्रिपुरा मिजोरम की सीमा पर स्थित है। देखिए फवंगपुई चोटी जो होती है बेसिकली फवंगपुई चोटी है ये, और लुसाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये है फवंगपुई चोटी। तो याद रखिएगा लुसाई
हिल्स कहाँ पर है? त्रिपुरा मिजोरम की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बना है तीरंदाजी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिल पाया है, बट याद रखिएगा आर्टिकल 155 यानी 155 अनुच्छेद जो है इसके अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है इल्बर्ट बिल विधेयक जो होता है, इल्बर्ट विधेयक, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिला है। देखिए हम डिटेल आपके लिए लेकर आए, जो भी क्वेश्चन होगा यहां से आपका कवर हो जाएगा। वाइसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट जो बिल है ये लाया गया था, और इल्बर्ट बिल 9 फरवरी 1883 को से समस्त देश में एक साथ ही फौजदार कानून लागू कर दिया गया था। तो ये जो इल्बर्ट बिल पेश किया गया था ये किया गया था 1883 को, 9 फरवरी को ये लागू किया गया था, याद रखिएगा। यहां से या तो ये क्वेश्चन पूछा गया या ये क्वेश्चन पूछा गया होगा किसके कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। वाइसराय थे उस टाइम पर लॉर्ड रिपन, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते हैं, और इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की जो सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर सकते थे। तो ये बिल बेसिकली इसको इल्बर्ट बिल कहा गया है, और इसका पता चल ही चुका है क्या था इल्बर्ट बिल, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बना है एशियाई खेल से, क्या क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, बट हमने डिटेल पूरी बताई है। एशियाई खेलों को एशियोड के नाम से जाना जाता है, और यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली एक बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो एशिया महाद्वीप जो है एशिया के खिलाड़ी इसमें एशियाई खेल में भाग लेते हैं, और ये 4 वर्ष में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है, एशियोड के नाम से इसको जाना जाता है। पहले एशियाई खेल जो होते हैं ये 4 से 11 मार्च 1951 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पहले एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 1951 में, 4 से 11 मार्च के बीच में। इसके अलावा 2022 के एशियाई खेलों की जो मेजबानी की ये चीन ने की। 2022 के एशियाई खेल चीन के हांगजो में हुए थे। क्लियर है? भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कब कब की? तो भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है, 1951 में और 1982 में, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 3 वेदों के नाम दिए थे और एक पुराण का नाम दिया था, उसमें पूछा था कि इनमें से एक अलग छांटिए जो एक असंगत है या भिन्न है इनसे, वो आपको छांटना था, उस तरह से था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम में बने हैं, और आज का आई थिंक आपको पूरा पैटर्न पता चल चुका है किस तरह के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। आप देख लीजिएगा। अब हम साइंस को कवर करते हैं। यह हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर की, इसके अलावा एमपी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये हमारी ई बुक्स है 2023 की, एमपी करंट अफेयर की, ये 2022 की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार आप जरूर से विजिट करिएगा। सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साइंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया है पोटेशियम देखिए परमैंगनेट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? तो KMnO4S ये इसका सूत्र होता है। O4 ये S नहीं है, S काट दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला है। माचिस में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। पौधों में कौन सा, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा बादल कौन सा रहता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, पास्कल जिसको बेसिकली बोला जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो अर्नेस्ट हेकले ने गढ़ा था, हेकेल ने। और बंदूक की गोली की स्पीड से कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका नहीं मिल पाया क्या था, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है, तो आप देख लीजिएगा जिन जिन टॉपिक को हम आपको बता रहे हैं। मात्रक से क्वेश्चन पूछे गए, बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछे गए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है, इसका सूत्र है NaHCO3। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र KCA ये आपसे पूछा गया है, और विटामिन से भी क्वेश्चन बने हैं। कंप्यूटर में बात करें, जावा, C++, पाइथन, इनसे क्वेश्चंस लगातार आपके बन रहे कोडिंग वाले क्वेश्चंस, तो आप इनको देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन बने, प्राइमरी मेमोरी पूछी गई। MS ऑफिस से क्वेश्चन बने, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा MS एक्सेल से, MS पावर पॉइंट फुल फॉर्म, इसके अलावा इंटरनेट से क्वेश्चन बनाए, MS वर्ड से बनाए, नेटवर्किंग से, सर्चिंग से, एंटीवायरस से क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट से, ये सभी टॉपिक है आपके एग्जाम में जो लगातार आ रहे हैं। XML कुछ है इस तरह से वर्ड, इससे क्वेश्चन बना था। जावा कोडिंग से क्वेश्चन बना था। बात करें हिंदी में, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन बने, वाच्य से क्वेश्चन बने हैं, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा गाइस संधि और समास से क्वेश्चन बने हैं, क्रम से जमाना, इस तरह से पैराजम्बल वाले क्वेश्चन, कॉल से कम क्वेश्चन बने हैं, लोकोक्तियों मुहावरे से क्वेश्चन बने, अलंकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कारक, इसके अलावा तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। रचनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन बने हैं, एक वचन बहुवचन और रचना और रचिताओं से 3 क्वेश्चन बने हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ये आप याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं अब हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में परिभाषा कथन वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, संगठन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, नियोजन निर्देशन हो गया, विपणन हो गया, नियंत्रण हो गया, इकोनॉमी और मार्केटिंग हो गई, विपणन जैसा कि अकाउंटिंग, प्रबंध, इन सभी टॉपिकों से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बन रहे हैं, पैराजंबल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर दिन 8-9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 7-8-9 क्लियर है। सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आइटम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा, एरर से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में बात करें सरलीकरण से क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा समय कार्य से, संख्या पद्धति से, नाउधारा से, SI CI से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिश्रण से क्वेश्चन बने हैं, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, इसके अलावा औसत से, प्रतिशत से, क्षेत्र मिति, बोर्ड मास आपका पूछा गया, पाई चार्ट से आपके क्वेश्चन बने हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन बने हैं आपके, बहुपद से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आपका लगातार आ रहे हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन बने हैं, 5 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन बने हैं आपके, रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सीरीज, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, अल्फाबेट सीरीज से, दर्पण से। इसके अलावा गाइस आकृति वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी, और उसमें काउंटिंग वाले फिगर जो काउंटिंग होती है और पेपर फोल्डिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कैलेंडर वाले क्वेश्चंस बने आकृति से। तो अब इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा, लगातार यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। पूरा एनालिसिस पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाया है, आई थिंक आपको पता यहाँ पर पसंद आया होगा वीडियो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो लोग पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से टेस्ट सीरीज है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा इन पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये स्टेप फॉलो करते ही आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हम अब हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।